नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के लिए योगी सरकार तैयार है। एनकाउंटर को लेकर विपक्ष के हंगामे के आसार के बीच सरकार ने सवाल के जवाब भी तैयार कर लिए हैं। दरअसल ब्राह्मणों की हत्या को और एनकाउंटर पर हमलावर विपक्ष को जवाब देने के लिए सरकार ने अपने 3.5 साल के कार्यकाल में हुए कुल एनकाउंटर और उसमें मारे गए अपराधियों की जातिवार लिस्ट तैयार की है, ताकि विपक्ष के हमलों का जवाब दिया जा सके। लिस्ट के मुताबिक 3.5 साल के कार्यकाल में 124 अपराधी अलग अलग एनकाउंटर में मारे गए हैं। मारे गए अपराधियों में 47 यानी 47 अल्पसंख्यक हैं, 11 ब्राह्मण हैं, 8 यादव हैं और अन्य 58 अपराधियों में ठाकुर, वैश्य, पिछड़े और SC/ST के शामिल हैं। 31 मार्च 2017 से 9 अगस्त 2020 तक यूपी में 124 अपराधी मारे गए हैं और पिछले 8 महीनों में 8 ब्राह्मण अपराधी ढेर हुए हैं। इसमें से 6 अपराधी कानपुर के बिकरू कांड में शामिल विकास दुबे और उसके गुर्गे थे। जाहिर है, विकास दुबे और राकेश पांडे के एनकाउंटर के बाद एक जाति के अपराधियों के एनकाउंटर पर विपक्ष ने सवाल उठाया था। अब सरकार इन आंकड़ों के जरिए यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि अपराधी किसी भी जाति और मजहब का हो, सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वो ये देख के कार्रवाई नहीं कर रही कि फलाना किस जाति का है। और माना यह जा रहा है कि ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर हमलावर विपक्ष की गणित की काट के तौर पे ये लिस्ट बनाई गई है, क्योंकि पिछले कई दिनों से समाजवादी पार्टी, BSP, कांग्रेस लगातार सरकार पे हमलावर है और ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की जा रही है। सवाल यह कि क्या 2022 का जो विधानसभा चुनाव होगा, क्या उसमें ब्राह्मण तय करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी? क्योंकि अभी हर दल की यह कोशिश है कि ब्राह्मण वोट बैंक को अपने पाले में किया जाए। ऐसे में एनकाउंटर पर विकास दुबे के सवाल उठे, उसके बाद जो कई अपराधी ढेर हुए, उनकी जाति को उठा के सरकार को घेरा गया। BSP प्रमुख मायावती लगातार कहती रही हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ये कहते रहे हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अजय कुमार लल्लू कांग्रेस के लगातार सरकार पे हमलावर हैं और इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। सवाल कई हैं और बड़ा सवाल यही कि क्या अब ब्राह्मण तय करेंगे आने वाले चुनाव में सरकार किसकी बनेगी। तो ये आंकड़ा एक जारी किया गया है। अल्पसंख्यक, जिसमें यानी अब तक जो एनकाउंटर हुए हैं उसमें अल्पसंख्यक 47 हैं। इसके अलावा ब्राह्मण जिनको आधार बना के सियासत हो रही है, 11 अपराधी ऐसे थे जो ब्राह्मण थे और इसमें 8 यादव बताए जा रहे हैं जो एनकाउंटर में ढेर हुए हैं। उसका ये जो हकीकत है वो ठाकुर, पिछड़े और SC/ST के 58 अपराधी जिनको एनकाउंटर में ढेर किया गया। 42 महीने में मुठभेड़ के दौरान कुल 124 अपराधी अब तक मारे गए हैं, जिसमें अल्पसंख्यक 47 हैं। यह आंकड़ा साफ साफ बता रहा है कि जिस तरीके से आधार बनाया जा रहा है, शायद एक सियासी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और उसी के आधार पे सियासत भी होती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि पिछले कुछ दिनों में हम लगातार देख रहे हैं, वो भी तब जब कानपुर का जो बिकरू कांड था तब हुआ, उसके बाद से ही सवाल लगातार उठने लगे। विपक्ष हावी हुआ सरकार पे और ये कहने लगा कि ब्राह्मणों पे उत्तर प्रदेश में अत्याचार हो रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन जो चूंकि 20 तारीख से विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है और विपक्ष की यह तैयारी है कि सरकार को इस मुद्दे पे घेरा जाएगा। अब सरकार ने अपने बचाव में ये एक लिस्ट जारी की है कि जो अब तक का कार्यकाल रहा है उसमें कुल 124 एनकाउंटर हुए हैं। किस जाति का कौन अपराधी था उस बारे में भी बताया गया है। सहारनपुर में 9 एनकाउंटर हुए हैं, आजमगढ़ में 7 एनकाउंटर हुए हैं अब तक। इसके अलावा शामली में 5 अपराधी मारे गए हैं और सबसे ज्यादा 14 एनकाउंटर मेरठ में हुए हैं। ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। जो अब तक का कार्यकाल है योगी सरकार का, उसमें उन्होंने जिक्र किया कि 124 अपराधी ढेर किए गए हैं। अल्पसंख्यक इसमें 47 है, 47 है। इसके अलावा जो ब्राह्मण है वो 11 है और अलग अलग जाति के भी इसमें जिक्र किया गया। यादव की अगर बात करें तो 8 ऐसे अपराधी जो यादव थे उन्हें ढेर किया गया एनकाउंटर में। ठाकुर, पिछड़े और SC/ST के 58 अपराधियों को अब तक ढेर किया गया है। लेकिन बाकी सबको दरकिनार करके एक ब्राह्मण वोट बैंक जो है वो खेला जा रहा है। तो माना यह जा रहा है
कि चूंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में 10 से 11% ब्राह्मण वोट बैंक है, अलग अलग आंकड़ों के हिसाब से अलग अलग ये आंकड़े दिए गए हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक, और उनको साधने के लिए चूंकि सरकार बनाना और गिराने में ये वोट बैंक काफ़ी महत्वपूर्ण साबित अब तक हुआ है। पिछले अगर आंकड़ों को देखें, रिपोर्ट्स को देखें, ऐसे में हर दल ये चाहता है कि इस वोट बैंक को अपने खाते में जोड़ा जाए। यानी अभी सिर्फ हम इस आलम पे, इस स्तर पे पहुंच चुके हैं कि अब अपराधियों की भी जात देखी जा रही है। ये नहीं देखा जा रहा कि उसने क्या कांड किए थे, किस तरह का अपराध किया था, किसने बलात्कार किया, किसने हत्या की। बस हम अब इस तरह की सियासत देख रहे हैं जो जाहिर है स्तर जो है वो गिरता जा रहा है। और ज़रूरी ये है कि सफाया होना चाहिए था, एक नई दिशा में आगे बढ़ना चाहिए था, नए एजेंडे के साथ, विकास के साथ। लेकिन कोई राम की बात कर रहा है, कोई परशुराम की बात कर रहा है, कोई कह रहा है हम परशुराम की ज़्यादा बड़ी मूर्तियां लगाएंगे, कोई कह रहा है हम हर ज़िले में लगाएंगे। उसके पीछे भी मंशा यही है कि ब्राह्मण वोट बैंक को कैसे साधा जाए। तो विकास कहीं खो गया है, अच्छी शिक्षा, अच्छे अस्पताल, स्वास्थ्य सेवाएं वो कहीं पीछे रह गई हैं। और आज सियासत के इर्द गिर्द अगर कुछ घूम रहा है तो वो अब ब्राह्मणों के इर्द गिर्द उनको आधार बना के उनका हितैषी बनने की कोशिश की जा रही है, किसी को उनका विरोधी बताया जा रहा है। तो कहाँ कहाँ कितने एनकाउंटर हुए ये इस वक्त आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसके अलावा कितने कुल अब तक एनकाउंटर हुए योगी सरकार के कार्यकाल में इन 42 महीनों में वो बताया गया, जिसमें 124 अपराधी अब तक ढेर किए गए हैं, जिसमें 11 ब्राह्मण हैं, 8 यादव हैं और 43 अल्पसंख्यक हैं। इसके अलावा 58 ठाकुर, SC ST और अलग अलग जातियों के अपराधी हैं। सवाल ये कि अपराधियों की जाति क्यों देखी जा रही है, तो चर्चा करेंगे हम। और इस पे हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ सदब जाफर हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। इसके अलावा नवीन श्रीवास्तव हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। ज्ञानेंद्र शुक्ला हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और कीर्ति निधि पांडे हैं, समाजवादी पार्टी से नेता। गौरव चंदेल है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले मैं सपा के पास आऊंगा। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ कीर्ति निधि हैं। कीर्ति जी, आप लोग ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, लेकिन आज जो सरकार की तरफ से लिस्ट जारी की गई है उसमें हर जाति के अपराधी जो हैं वो दिखाए गए हैं। तो आप लोग किस आधार पे कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को ही टारगेट किया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है? देखिए, जब से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से लगातार ब्राह्मणों का उत्पीड़न बढ़ा है। और ये बात इस आधार पे कहा जा सकता है कि कानपुर के अंदर, बिकरू के अंदर जो विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, विकास दुबे अपराधी था, उसका इनकाउंटर हुआ। हाँ। हम सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन अमर दुबे का इनकाउंटर हुआ, वो भी उनका सहयोगी था। हम उस सवाल से भी सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन अमर दुबे की शादी हुई थी 3 दिन पहले, उसकी पत्नी खुशी दुबे को कानपुर की पुलिस ने किस अपराध में जेल भेज दिया, इस पे सवाल खड़ा करती है समाजवादी पार्टी कि खुशी दुबे का अपराध क्या था। जो दूसरा लड़का नाबालिग था उसका इनकाउंटर कर दिया उत्तर प्रदेश पुलिस ने, उसका अपराध क्या था। अभी हाल ही में लखनऊ के अंदर हनुमान पांडे का इनकाउंटर हुआ, जिसके पिता सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनका अपराध क्या था। और लगातार ये सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं, अब तो भारतीय जनता पार्टी के MLC और MLA भी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, विधानसभा के सदन में सवाल लगा रहे हैं। सुल्तानपुर के MLA द्विवेदी जी सवाल लगाए हैं सदन में पूछने के लिए कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में सरकार बनी तब से कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई, जिन ब्राह्मणों की हत्या हुई उसमें कितने अपराध, मारने वालों की गिरफ्तारी हो पाई, कितने को सजा मिल पाई, क्या सरकार के पास कोई रणनीति है इनके सुरक्षा की, क्या सरकार इनको असलहा देने में प्राथमिकता बरतेगी, लाइसेंस उपलब्ध कराएगी। इन तमाम सवालों को अब समाजवादी पार्टी नहीं, जिनके अंदर ब्राह्मणत्व है, जो ब्राह्मण है। नहीं कीर्ति जी, ये बताएं कि जो आज लिस्ट, नहीं ठीक है, आप लोग चूंकि विधानसभा में भी तैयारी कर रहे हैं इसी मुद्दे को आधार बना के सरकार को घेरने की, लेकिन आज जो लिस्ट है उसमें तो ये दिखा रहे हैं कि ब्राह्मण सिर्फ 11 हैं वो अपराधी जिनका एनकाउंटर हुआ, यादव 8 हैं, 58 ठाकुर और अन्य जातियों के हैं, 43 अल्पसंख्यक हैं।
अपराधियों के साथ समाजवादी पार्टी नहीं है, अपराधी का इनकाउंटर होना चाहिए। हाँ। जो सवाल मैं खड़ा कर रहा हूँ, हाँ। मैं कह रहा हूँ खुशी दुबे का क्या अपराध था, उनको जेल भेज दिया गया। हाँ। 2 दिन पहले शादी हुई थी अमर दुबे के साथ, कौन सा अपराध था उसका? ठीक है। जिस नाबालिग लड़के का विकास दुबे का सहयोगी बता करके इनकाउंटर किया गया, उसका क्या अपराध था? हाँ। लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर प्रतापगढ़ के अंदर बाप बेटे की हत्या हुई ब्राह्मण की, क्या अपराध था उनका? हाँ। गोरखपुर के अंदर एक अधिवक्ता ब्राह्मण की हत्या हुई, क्या अपराध है उनका? हाँ। प्रयागराज के अंदर एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हो गई, क्या अपराध है? उत्तर प्रदेश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से लगभग 1000 ब्राह्मणों की हत्या हुई, और ये सरकार उनको सुरक्षा देने में अच्छा है, इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है। नहीं, तो वो तो दूसरे भी लोग हैं ना, जो आंकड़ा है उसमें सिर्फ ब्राह्मण ही थोड़ी हैं, दूसरी जाति के भी हैं। अब क्या अपराधी देख के तय होगा कि वो किस जात का है साहब, उसका इनकाउंटर नहीं करना, उसे जेल में नहीं भेजना? विकास दुबे के इनकाउंटर में हम सरकार के साथ नहीं, आपको विकास दुबे क्यों दिख रहा है? विकास दुबे के इनकाउंटर में मैं सरकार के साथ खड़ा हूँ। हाँ। जो अपराधी मारा गया उसके साथ मैं सरकार के साथ खड़ा हूँ। हाँ। लेकिन मैं तो आप ही से सवाल पूछ रहा हूँ, तो बताए ना खुशी दुबे का कौन सा अपराध था, उनको जेल भेजा गया? ठीक है, नवीन श्रीवास्तव आप जवाब दीजिए। आप पे सीधा आरोप है कि आप ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं, जैसा कि खुशी दुबे का जिक्र उन्होंने किया, और भी कुछ नाम लिए, कि जिनका कोई कसूर नहीं उनको क्यों जेल में डाला जा रहा है, ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया जा रहा है, सरकार पे सीधा आरोप सपा लगा रही। नवीन जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही। नवीन जी मैं दोबारा आता हूं आपके पहुंचेगी नहीं। हाँ जी, कहिए नवीन जी। अब अभी आवाज नहीं आ रही, शायद कोई टेक्निकल दिक्कत है। मैं दोबारा आता हूं नवीन जी, अभी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। स्थिति में भारतीय जनता पार्टी, इसलिए आवाज नहीं आ रही। सदब नहीं भाई, टेलीविजन है, कुछ दिक्कतें हो जाती हैं, फिर से जोड़ते हैं उनको। सदब जाफर आपके पास आ रहा हूं। आप किस आधार पे आप लोग कह रहे हैं, चूंकि हमने प्रियंका गांधी को भी देखा, राहुल गांधी के भी ट्वीट देखे, अजय कुमार लल्लू को भी देखा, कि ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, उनका एनकाउंटर किया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, किस आधार पर? सदब आप सुन पा रही हैं? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी जातिवाद के आधार पे कहीं पर भी ये नहीं कह रही है कि सिर्फ एक जाति विशेष पे जो है वो मुसीबतें सारी पड़ी हुई हैं। सीधी सी बात ये है कि जी हाँ, मैं सुन पा रही हूँ। जी कहें अपनी बात। सीधी सी बात यहाँ पे ये है कि जिस तरीके से लगातार कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, जिस हिसाब से कानून व्यवस्था ध्वस्त है उत्तर प्रदेश में, हाँ। जिस तरह से बलात्कार हो रहे हैं, जिस तरह से उत्पीड़न हो रहे हैं, ये अलग बात है। आपके सामने आंकड़े हैं, आंकड़े आपको बता रहे हैं साफ तौर पर कि किस तरीके से अल्पसंख्यकों पे भी जुल्म किया गया है। क्या न्यायालय अब उत्तर प्रदेश में बंद हो चुके हैं? सीधी सी बात यह है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग इतनी ज्यादा क्यों जरूरत पड़ रही है? हाँ। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग इतनी ज्यादा क्यों बढ़ी है? तो उत्तर प्रदेश में जो किसी भी तरह से इनकी पुलिस इनके कहने में है नहीं। हाँ। महिला जाती है थाने में कहने के लिए कि उत्पीड़न हो रहा है, पुलिस थाने में कहा जाता है कि नाच के दिखाइए, उसके सामने हंस मैथुन किया जा रहा है। तो ये हालत है। मेरा कहना सीधा सा ये है कि सिर्फ एनकाउंटर का मसला यहाँ पर नहीं है। हाँ। यहाँ पर मसला ये भी है कि लगातार जिस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जिस तरह से उसको संभालने में ये नाकाम है, जब ये कुछ नहीं कर पाते हैं तो ये फौरन जाकर 2 लोगों को गोली मार देते हैं। एक आदमी जो खुद सरेंडर कर रहा है, गाड़ी पलट जाती है, आप उसको गोली मार देते हैं। नाबालिग को उठा के गोली मार देते हैं। तो कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठा रही है कानून व्यवस्था पे, हाँ। लगातार उठा रही है इनके बेटर एडमिनिस्ट्रेशन पर, हाँ। लगातार सवाल उठा रही है सरकार और प्रशासन के बदले की भावना पर। ठीक है। आप एक्टिविस्टों पर भी जुल्म कर रहे हैं। ये हाँ। जाति विशेष बात नहीं है। ये सबको, कोई ऐसा नहीं है जो उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में महफूज है। सब परेशान है। हाँ। चाहे वो महिला हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, एक लौता इंसान जो यहाँ पर महफूज है वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। उनके अपने 2 मिनिस्टर जो है कोरोना से खत्म हो चुके हैं। आप कोरोना पर भी बात करेंगे तो आपको एनएसए लग जाएगी।
नवीन जी आप सुन पा रहे हैं तो आप ही से जवाब मैं चाहूंगा। पहले समाजवादी पार्टी आपको घेरते हुए कह रही है कि आप लोग ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं, प्रताड़ित किया जा रहा है। खुशी दुबे का क्या कसूर था, कुछ और ऐसे बेगुनाह हैं जो आज जेल में हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, सिर्फ मुख्यमंत्री महफूज है, बाकी सब लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य यह है कि जो लोग आज तक दुनिया में आतंकवादियों का धर्म नहीं खोज पाए, वह लोग उत्तर प्रदेश में आके अपराधियों का धर्म खोज रहे हैं। अपराधी अपराधी होता है, इसका फर्क इनको समझ में नहीं है। हाँ। उत्तर प्रदेश में जो भी जिसने भी अपराध किया है उसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। हाँ। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की है। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे कि खुशी दुबे की चर्चा की उन्होंने। हाँ। लेकिन उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि खुशी दुबे या कानपुर का जो भी प्रकरण है उसकी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में एसआईटी जांच कर रही है। हाँ। अगर आपको कहीं ये लगता है कि वहां पर किसी के साथ गलत हुआ है, किसी के साथ अरे आपको लगता नहीं कि गलत हुआ खुशी दुबे को, उसके लिए आपको लगता कि नहीं लगता कि खुशी दुबे के साथ गलत विषय को रखिए। रही बात नहीं, आपको लगता कि नहीं लगता कि हमारे मित्र कर रहे थे, आप भारतीय जनता पार्टी के जांच देख के और ऐसे काम हो रहा है। पांडे जी क्यों इतना हल्ला, इतना सत्ता से बाहर होने के बाद जब शांत होकर बैठिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें जाति और धर्म देखने नहीं लिए जाते हैं। आपकी सरकारों की तरफ से नहीं किया जाता था। माता जी के साथ बलात्कार के आरोपी आपके नेता आपकी तरह की सरकार नहीं है कि अपराधी की जात, अपराधी किस पार्टी का देख के कार्रवाई होती थी। हमारी सरकार अपराधी की जांच नहीं है, आपको जवाब देना पड़ेगा। पूरे उत्तर प्रदेश की आवाम को देना पड़ेगा। जब मुसीबत आते हैं तो भगवान याद आते हैं। 2019 का चुनाव नजदीक आया तो आप पांडे जी आप और आपके ढोंगी नेता जो सिर्फ अपना और अपने लोगों का विकास करने में लगे हैं, उनको भगवान भी कभी पसंद नहीं करेंगे, न भगवान की मदद मिलेगी। रही बात, देखिए अभी हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता जो उत्तर प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। आपको मैं बता दूं, कहना नहीं चाहता हूं कि ये वही सदफ जाफर जी हैं जो सीए के विरोध में लखनऊ की धरती पर जिस प्रकार से तांडव हुआ, जिस प्रकार से आतंकवाद हुई, आगजनी हुई, मीडिया की और पुलिस की और पब्लिक की प्रॉपर्टी जलाई गई। हाँ। उसकी सूत्रधारों में सदफ जाफर जी हैं। जब एक राजनीतिक दल की प्रवक्ता इस प्रकार की आगजनी, तोड़ फोड़ और हिंसा में शामिल होगी तो आप समझ सकते हैं कि कितनी दिक्कतें हैं। लेकिन हमारी पुलिस लगातार इस प्रकार से जो लोग विकल्प काम करने वाले हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। वो महिला है, किसी राजनीतिक दल की प्रवक्ता है, इस नाते उनको छूट मिल जाएगी, ऐसा छूट नहीं मिलेगा। अगर आपने अपराध किया है, आपने गलती किया है, आपने आगजनी किया, आपने हिंसा कराई है, आपने तोड़ फोड़ कराई है, आपने लोगों की जान माल को खतरा पैदा किया है, आपके खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई होगा। नवीन जी पर्सनल अटैक नहीं, नवीन जी अल्पसंख्यक है इसलिए आपके खिलाफ कार्रवाई ना हो गया, महिला है इसलिए आपके खिलाफ कार्रवाई ना हो गया, आप किसी राजनीतिक दल की प्रवक्ता है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने के पहले तो सदफ जाफर नहीं, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। आपसे सवाल नवीन जी मैंने कुछ और पूछा था, आप कहीं और चले गए। कृपया मेरा सबसे गुजारिश है पर्सनल अटैक किसी पे ना करें, पर्सनल किसी के साथ व्यक्तिगत ना हो। मैं आप दोनों को रोकूंगा। नहीं, ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा। ज्ञानेंद्र जी आपके पास मैं आ रहा हूँ, ठीक है, मैं लौटता हूँ। मैडम एक सेकंड, नवीन जी पर्सनल अटैक ना करें कृपया, मुद्दे पे रहें, जो सवाल पूछा गया उस पर बताएं। ज्ञानेंद्र जी, अब जो उत्तर प्रदेश की सियासत को आप देख रहे हैं, ब्राह्मण इसके केंद्र में दिखाई दे रहे हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस हर कोई इस कोशिश में है कि कैसे इन्हें अपने पाले में लिया जाए। लेकिन क्या हम इस स्तर पे गिर चुके हैं कि अब अपराधियों के ऊपर राजनीति करेंगे, उनकी जाति देखेंगे? नवीन जी आ रहा हूँ एक सेकंड, नवीन जी एक सेकंड आ रहा हूँ। हाँ जी ज्ञानेंद्र जी। जी बिल्कुल, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अगर अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई होती है, हर कोई, मुझे लगता है कि सारे दल यहाँ पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, बीजेपी, सारे लोग बैठे हुए हैं कि आपस वालों को हर एक को ये बात तो माननी पड़नी चाहिए
पहला एक सिद्धांत तो यही है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अपराधी जो होते हैं वो दरअसल किसी जाति के, किसी धर्म के, किसी मजहब के, किसी वर्ग के नहीं होते हैं। बिल्कुल। आप अपराधियों का अगर इतिहास उठा लेंगे तो चाहे जैसे अभी बात हो रही है विकास दुबे की ही बात कर ली जाए, जिसको लेकर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, ब्राह्मणों को ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है। हाँ। तो विकास दुबे के ज्यादातर जो शिकार हुए, उनसे पीड़ित हुए, वो ब्राह्मण ही थे। कोई भी अपराधी होगा उससे पीड़ित होने वाले ज्यादातर उसके इर्द गिर्द के लोग हैं, सबसे पहला वो शिकार उन्हीं को बनाता है। तो ऐसे में एक बात तो एकदम साफ है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हर बात को जातीय, धार्मिक चश्मे से देखने की एक आदत पड़ गई है लोगों की, ये एक बड़ी बुरी मतलब विडंबना है, एक ऐसी विडंबना है जिसने उत्तर प्रदेश को तमाम दूसरे प्रदेशों के मुकाबले बहुत पीछे छोड़ दिया है, बहुत पीछे कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश में हर कोई यही जताने की कोशिश करता है, कांग्रेस और बीजेपी दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इनसे ये उम्मीद की जाएगी हमेशा, ये माना जाता है रहा है कि पीछे का अगर इनका इतिहास देखा जाता है तो ये दोनों पार्टियों को उम्मीद रहती है कि ये जाति से और ये जो धर्म की इसकी सियासत से ऊपर उठकर थोड़ा एक नेशनल पर्सपेक्टिव में बात करेंगे। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश में हमने पीछे के दौर में देखा, समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों के शासनकाल में जाति के गणित, भले ही वो कुछ भी कोई कहे, आज कोई भी रोता हुआ दिखाई दे रहा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बड़े फूहड़ तरीके से, बेहुदा तरीके से जाति के गेम हुए, जाति का हर चुनाव में मैं देखता हूं कि चुनाव में जाति की बात होती है। हाँ। तो इससे तो हमको सबको उभरना होगा, क्योंकि जाति की अब आप जिक्र करेंगे तो हम समाज को, हम बात करते हैं संविधान में कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, और हम उसी बात को करते हैं। हम खुद ये कहा गया चुनाव के समय भी कि जाति का, धर्म का कोई सहारा नहीं लेगा, लेकिन ये बड़ी विद्रूपता है, बड़ी एक विडंबना है कि जाति का और इसका धार्मिक जो मजहबी काम है उनका इस्तेमाल होता है। ये सारे दलों में, इसमें कोई भी निरापद नहीं है, सारे दल किसी ना किसी तरीके से परोक्ष अप्रोच तरीके से करते हैं। तो जनता भी ये ऊब चुकी है। एक बात एकदम सत्य है कि जनता ये चाहती है कि जो भी आपराधिक तत्व हैं, क्योंकि एक अपराधी होता है, उस अपराधी को देखकर उसके गुर्गे, उसके इर्द गिर्द तमाम अपराधियों की रक्त बीजों की फौज तैयार हो जाती है, और वो उसका कौन शिकार बनता है? सीधे तौर से जनता बनती है। तो ऐसे में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, पहली बात। हाँ, अगर कोई निर्दोष के खिलाफ कोई पुलिस अगर कोई एक्शन लेती है, निर्दोष अगर कोई मारा जाता है या उस पर एक्शन होता है, सवाल उठने चाहिए, बिल्कुल लोकतंत्र है, वो सवाल उठते रहे भी हैं, पहले भी और आगे भी उठते रहने चाहिए, क्योंकि यही लोकतंत्र की खूबसूरती होगी कि अगर सवाल भी हो, और लेकिन इसके साथ ही सिर्फ विरोध करने के नाम पर विरोध हो। और मैंने जो पत्रकारिता में लिखा, और इसके अलावा अगर जात की बात की जाए तो मैं खुद ब्राह्मण जात से अगर ताल्लुक रखता हूं, तो मैं उससे, उस समुदाय में अगर हम जो सोच को देखते हैं, तो निश्चित तौर से अगर आप इस तरीके से ये नैरेटिव सेट होंगे तो ये समाज के लिए बहुत ही घातक संदेश होगा। और ये हम अपने समाज को, अपने देश को कहीं भी आगे ले जाने के जो हमारे तमाम सपने हैं, उन सपनों पर कुठाराघात होगा। तो इस सियासी दलों से मेरी तो यही अपील है कि ये जो नैरेटिव सेट हो रहे हैं जाति को लेकर, इस तरीके से जो बेहुदगी हो रही है, तमाम आरोप इस तरीके से प्रत्यारोप होते हैं, वार पलटवार होते हैं, इनसे बचने की कोशिश की जाए, देश के बारे में सोचा जाए, समाज के बारे में। आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक हमारे सामने चुनौती इस वक्त है कोरोना से बचने की, दूसरा आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। हाँ, हम अब भी जाति पे आधारित राजनीति कर रहे हैं, हम जात पात में उलझे हुए हैं। कैसे इससे पार पाया जाएगा? अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, बेहतर रोजगार, इनकी बातें कब होंगी? आज राम परशुराम, हम इसी में उलझे हुए हैं। कोई कहता है हम मूर्ति लगाएंगे, कोई कहता है हम उससे बड़ी लगाएंगे। देखिए, भारत जैसा कि हम सभी जानते हैं विभिन्नताओं का देश है, और इसी विभिन्नताओं के अंदर ही इसकी खूबसूरती भी है। और यही खूबसूरती जो आज के समय में है, वो राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उस खूबसूरती से वो उसको देख नहीं पा रही है कि जिस तरीके की एकता, जिस तरीके की अखंडता हमारे देश में होनी चाहिए। हम लोग काफ़ी समय से, मतलब मैं बहुत ये अयोध्या वाला अभी जो एक मसला हुआ था, उस मसले को ही आप देखिए, काफ़ी समय से पहले वो चला हुआ आ रहा था। अब एक मसला जब खत्म होता है तो एक दूसरा मसला आकर के सामने खड़ा हो जाता है, जिसके अंदर फिर एक जातिगत चीजें निकल करके आती हैं। तो भारतीय राजनीति को जातिगत समीकरणों से ऊपर उठ करके एक बार राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र हित में सोचना पड़ेगा राजनीतिक पार्टियों को भी, क्योंकि एनकाउंटर्स की बात नहीं है। देखिए, अगर जहां भी क्राइम होगा वहां एनकाउंटर्स भी होंगे, बहुत लाजमी सी बात है। कुछ छोटी मोटी गलतियां कभी हर पार्टी से हुई हैं, हर किसी के रिजीम में हुई हैं। ऐसा नहीं कहूंगा मैं कि भाजपा ही सिर्फ इकलौती ऐसी पार्टी है जिसमें 1% या कुछ गलतियां रही हो, या कांग्रेस में नहीं रही हैं, सब में ही रही हैं। और यूपी के साथ साथ अगर आप देखें तो यूपी को फॉलो कर रहे हैं महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद आपका कोलकाता। तो इन स्टेट्स में भी देखेंगे तो आप दूसरी गवर्नमेंट्स हैं। तो क्राइम रेट सारे स्टेट्स का इक्वल है, लेकिन
अभी जो फिलहाल स्थिति, वर्तमान स्थिति जो देश की है, इस स्थिति के को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को सिर्फ जिस पैंडेमिक वाली सिचुएशन में हम लोग रह रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे कल कारखाने, बहुत सारे धंधे आज के समय में बंद हो चुके हैं। फोकस सारा का सारा हमारा आत्मनिर्भर भारत जिस तरीके का एक स्लोगन आया था, उस स्लोगन को मैं अप्रिशिएट करता हूं। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी प्रतिभा, जितना भी टैलेंट छुपा हुआ है, उनको उजागर करना, उन लोगों को सपोर्ट करना, एमएसएमईज को सपोर्ट करना, इस तरफ फोकस होना चाहिए। ना कि अब एक विधानसभा सत्र चालू होने वाला है या एक स्टेट के इलेक्शंस आने वाले हैं तो आप हिंदू मुस्लिम करना चालू कर दें। तो इन सब चीजों से उठ करके ऊपर सोचना पड़ेगा। तभी हम इस समस्या से पार पा पाएंगे। अदरवाइज हम लोग फिर वहीं रह जाने वाले हैं जहां पे हम लोग वहीं जात पात में उलझे रह जाएंगे, जहां से निकलने की बरसों से कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। जिस तरह कीर्ति जी आपके पास आता हूं, और आपने चूंकि मुद्दा ये उठाया, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि मुद्दे और भी बहुत हैं। अच्छी शिक्षा की बात हो सकती है, अच्छा स्वास्थ्य की बात हो सकती है, बेरोजगारी कैसे दूर होगी, रोजगार कैसे मिलेगा, ये तमाम मुद्दे हैं हम सबके सामने मौजूदा वक्त में। तो क्या इनको आप जरूरी नहीं समझते? क्या विकास को जरूरी नहीं समझते? क्योंकि आप भी परशुराम की बात करते हैं, आप भी कहते हैं हम हर जिले में मूर्तियां लगाएंगे, क्योंकि वो राम के हैं तो आप परशुराम को अपने आप का, हम चलो उस तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन साधने की कोशिश कहीं ना कहीं एक वोट बैंक को हो रही है, ब्राह्मणों को हो रही है। तो इससे ऊपर उठ के कब सोचा जाएगा, इससे आगे कब निकला जाएगा? देखिए वोट बैंक साधने का सवाल है। अगर किसी का उत्पीड़न होगा तो उससे आवाज समाजवादी पार्टी उठाएगी। जहां तक राम और परशुराम का सवाल है, कृष्ण का सवाल है, ये सब अवतार हैं और सारे देवताओं को मानने वाले हम लोग। और जहां तक विकास का सवाल है, समाजवादी पार्टी ने 2017 के विधानसभा के चुनाव में नारा दिया था, काम बोलता है। लखनऊ के अंदर मेट्रो बनाने का सवाल हो, एक्सप्रेसवे बनाने का सवाल हो, 30 लाख बच्चों को लैपटॉप देने का सवाल हो, 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने का सवाल हो, 102, 108 एम्बुलेंस चलाने का सवाल हो, डायल 100 बनाने का सवाल हो, और टेक्नोलॉजी बढ़ाने का सवाल, इस सब पे समाजवादी पार्टी ने काम किया था। और ब्राह्मणों के साथ आज नहीं, नेताजी की सरकार थी तब भी भगवान परशुराम के जयंती पर छुट्टी करने का काम आदरणीय नेताजी ने किया। और ब्राह्मणों के रोजी रोटी का जो संस्कृत महाविद्यालय टूटने के कगार पे थे, जिनको अनुदान नहीं मिलता, उनको अनुदान देने का भी काम हमने किया। लेकिन विकास के सभी रास्तों पर, विकास के सभी सवाल पे बड़े पैमाने पर रोजगार दिया हमने अपनी सरकार में। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, रोजगार कहाँ है? योगी जी ने वादा किया था। नहीं, तो आप तो ये सवाल ही नहीं पूछ रहे, आप तो सिर्फ यही कह रहे हैं कि ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में जो एनकाउंटर हुए उसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक कर दी कि साहब इसमें 124 एनकाउंटर अब तक हुए, उसमें 11 ब्राह्मण थे, 8 यादव थे, दूसरी जाति के दूसरे थे। तो ऐसा आपको क्यों लगता है कि सिर्फ ब्राह्मणों को ही टारगेट किया जा रहा है और आप उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं? किसी भी परिवार के निर्दोष बेटे का इनकाउंटर हो जाए, समाजवादी पार्टी खामोश रहे। आजमगढ़ के अंदर राजभर के परिवार के बेटे का इनकाउंटर हो गया फर्जी, जिसपे इनके सरकार मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी ने भी सवाल उठाया था और समाजवादी पार्टी ने भी सवाल उठाया था। मेरठ के अंदर एक फर्जी इनकाउंटर हुआ, क्या सवाल नहीं उठाएगी समाजवादी पार्टी? नहीं, तो एनकाउंटर नहीं होते, आप तब भी कहते हैं कि एनकाउंटर नहीं हो रहे। अब जब हो रहे हैं तब उसकी जांच को आधार बनाया जा रहा है। नहीं, जब अपराध होता है तब भी आप कहते हैं ना सड़क पे आते हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, स्टैंड क्या है आपका? भाई अपराध होगा तब भी आप कहते हैं देखिए साहब बेलगाम है उत्तर प्रदेश सरकार, जब उन पर लगाम लगाने की कोशिश होती है तो एनकाउंटर होता है। अपराध तो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अपराधी के नाम पर किसी निर्दोष का होगा तो हम निर्दोष के साथ, निर्दोष के परिवार के साथ खड़े हैं। संजीव यादव की हत्या हो गई कानपुर के अंदर, आज तक हत्यारे नहीं पकड़े गए और वो परिवार परेशान है। ठीक है, हम तो संजीव यादव के परिवार के साथ खड़े हैं। ठीक है, नवीन से जवाब लूंगा। सदब कुछ कह रही हैं? जी सदब। परिवार के साथ खड़े हैं। मेरठ के अंदर जिस निर्दोष परिवार के बेटे के, ठीक है, मैं जवाब लूंगा आपका भारतीय जनता पार्टी से। सदब जाफर आप कुछ कह रही हैं, कहिए। सदब आप सुन पा रही हैं? अपनी बात रखें आप। हाँ, देखिए ऐसा है कि जिस तरह से बात हो रही है लगातार एनकाउंटर पे ताली बजाने की, पीठ थपथपाने की, सबसे बड़ा तो सवाल कांग्रेस पार्टी इस बात पे उठाती है कि एक जुडिशियल प्रक्रिया के तहत, हाँ एक जुडिशियल प्रक्रिया के तहत क्यों नहीं जो है वो सरकारें जो है वो उसको खुले तौर पर
आप जो है वो न्यायालय के थ्रू क्यों नहीं जाते हैं? आप ऐसा इंस्ट्रूमेंट जब आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप न्यायालय को अंडरमाइन कर रहे हैं। दूसरी बात, नवीन श्रीवास्तव जी को इल्जाम जो उस पर लगा रहे थे, मैं ये जानना चाहती हूँ बहुत छोटे से शब्दों में, क्योंकि ये मेरा मुद्दा नहीं है आज डिबेट का, कि किसी भी तरह से कोर्ट में ये साबित नहीं कर पाए हैं कि मेरा जुर्म क्या है। तो योगी जी को डिसेंटर्स से प्रॉब्लम है, उनको परेशानी है, उनके सवाल, उनके खिलाफ उठने वाले हर सवालों से, इसलिए मेरे साथ जो हुआ, मेरे तमाम साथियों के साथ हुआ तो हुआ। तीसरी बात यह है कि जाति के आधार पे या सिर्फ एनकाउंटर के ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं, जातिगत एनकाउंटर के ऊपर हम बात ये कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक ना महफूज है, ना आप देख पा रहे हैं महिलाओं को सुरक्षा। जहाँ पे जो लैंडलाइन जो बनाई गई थी, जो जिससे औरतों को जो है वो मिल रही थी सपोर्ट, आज उसको आप खत्म कर रहे हैं। महिलाएं वहाँ की जो कार्यरत थी उनको सैलरी नहीं मिल रही है, आशा बहनें सड़क पे मांग रही है। तो हम लगातार रोजगार, विकास, हर मुद्दे पे सवाल उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सवाल उठा नहीं रही है कांग्रेस पार्टी, हर मुद्दे पे सवाल उठा रही है। ठीक है नवीन श्रीवास्तव, हालत कर रखी है उत्तर प्रदेश में जी, कि जहाँ से भी उठाइए आप, वहाँ से आपको भ्रष्टाचार के कीड़े खिलखिलाते हुए नजर आएंगे। नवीन श्रीवास्तव, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे ठीक है मैडम, सड़क हो, 20 करोड़ की सड़क बनती है और कुछ ही महीनों में वो गड्ढे में तब्दील हो जाती है। ये उत्तर प्रदेश की हालत है। तो कांग्रेस पार्टी अजय कुमार लल्लू जी पे, प्रियंका जी के नेतृत्व में लगातार सवाल उठा रही है हर मुद्दे पर। और मैं फिर वही बात कहूंगी कि एनकाउंटर की आखिर जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों न्यायालय में मामलों को नहीं लाया जाता है, जो खुद स्वयं अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, उनको गोली कैसे गाड़ियां पलट जा रही हैं, कैसे उनको गोली मारने की जरूरत पड़ जा रही है। ठीक है नवीन जी, आपने दोनों को सुना, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भी और कांग्रेस प्रवक्ता को भी, और आप मुस्कुरा रहे हैं, मतलब आप इन्हें गंभीरता से नहीं ले रहे, जो गंभीर आरोप वो लगा रहे हैं आप पे। खुद मुख्यमंत्री जी से संसद में इस तरह की हालत है जिनकी नीति रह गई है। और एक ऐसी महिला जो अपने को बेचारी बता के प्रस्तुत कर रही है, अल्पसंख्यक होने के नाते प्रस्तुत कर रही है और कह रही है कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं। अभी न्यायालय ने इनको बरी नहीं किया, ये सिर्फ जमानत तो छूटी है, पहली चीज। दूसरी चीज कह रही है कि न्यायपालिका में विश्वास नहीं है। अरे मैडम, न्यायपालिका में पूरा विश्वास है। जिस घटना की आप बात कर रही है वो सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में जांच हो रही है, तब तक आप रही बात। अरे सुनिए, सदब जाफर जी आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा हूँ। शांति से सुनिए, आप शांति से सुनिए जरा, व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। नवीन जी, मेरी आपसे गुजारिश है, कृपया व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन पे आरोप लगे हैं, वो जमानत पे हैं, कुछ नेता हैं, कुछ मंत्री हैं, ऐसे व्यक्तिगत ना हो आप, कृपया प्लीज। मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए अभी इन्होंने बात की कि न्यायपालिका में विश्वास की। अभी हमारे जो हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र हैं, उन्होंने कहा कानपुर में संजीत यादव अपहरण की अभी तक नहीं पकड़े गए। मैं उनको बताना चाहूंगा, गिरफ्तारी भी हुई और परिवार वालों की मांग पर सीबीआई इंक्वायरी भी हमने सेटअप करा दी। लेकिन सदब जाफर जी ये बताएंगी कि सुशांत राजपूत की हत्या सरकार है, वहाँ ये क्यों उसका विरोध कर रही है? इनके पार्टी के विधायक के घर पर एक समुदाय विशेष के लोगों ने हमला किया, कई लोग मारे गए, आगे नहीं हुई। वहाँ तो ट्विटर नहीं करती है। और उत्तर प्रदेश की घटनाओं को अगर गंभीरता तो सुनना चाहते तो सुनिए, स्टेट में मैं बोल सकता हूँ, पूरे समय बोल सकता हूँ। गंभीर चर्चा हो, गंभीरता से लीजिए। हालांकि आप लोगों से गंभीरता की उम्मीद करना उतना ही है जितना कि सूरज से ठंडेपन की उम्मीद रखना। बात सुनिए गंभीरता से। मेरा ये कहना, अरे मेरा ये कहना है, देखिए उत्तर प्रदेश में वह लोग आज अपराधियों की जाति खोज रहे हैं जो आज तक आतंकवादियों की जात नहीं खोज पाए। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र बता रहे थे कि भगवान विष्णु के अवतार हैं, परशुराम जी, राम जी, कृष्ण जी। मैं उनसे बताना चाहूंगा, शायद पंडित जी को नहीं पता होगा, 2019 के चुनाव के पहले इनके नेता अखिलेश यादव ने कहा कि हम इटावा में भगवान श्री कृष्ण की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनवाएंगे। कहाँ बनी ये बता दें। आज इनको परशुराम
तो देखिए भगवान उसके साथ होते हैं, भगवान की नियत सही हो, जिसका कर्म सही हो, आप लोगों की ना नियत सही है ना कर्म सही है। थोड़ी आवाज उठाइए। भगवान का सहारा मत लीजिए, ठीक है ना। और आपने कहा कि हमने ये विकास कराया, हमने वो विकास कराया, हमने वो विकास कराया, तो सबसे बड़ी अदालत जनता होती है। और अगर आपने विकास कराया था पांडे जी, तो 2017 में आप किसके साथ मिलकर चुनाव लड़े, जिनका नारा था कि 25 साल यूपी बिहार, उस कांग्रेस के साथ मिलकर आप चुनाव लड़े और जनता ने आपको कहा खड़ा किया, ये सबके सामने है। 2019 में आप किसके साथ मिलकर चुनाव लड़े, जो राजनीति में दोनों अलग अलग गुरु हैं, उनके साथ मिलकर आपने चुनाव लड़ा, तब भी आप कहाँ खड़े हुए। अभी भैया समय है, चेंज चाहिए। आज समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास के लक्ष्य को लेकर काम करिए। आप सिर्फ अपना और अपने लोगों का विकास, भ्रष्टाचार, अपने समाज के लोगों को, अपराधियों को थाने से छुड़वाना, नहीं बलात्कार के आरोपियों को ये तो तू मैं डिबेट हो गई सर। इसमें तो आप उनके गिनवाएंगे, वो उनके, हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाएंगे। मैं आप दोनों को रोकता हूं। ज्ञानेंद्र जी, आपके पास मैं आ रहा हूं सर। क्या अब यही दिन रह गए हमारे देखने के लिए कि अब अपराधियों की जांच जो है उस पर हम डिबेट करें, और सवाल चूंकि उस पर उठ रहे हैं, जाहिर है उस पर चर्चा करना बनता है, लेकिन क्या हम ऐसा नहीं लगता कि हमारे जो दूसरे मुद्दे हैं वो इनके बीच में कहीं खोते जा रहे हैं, जिससे दूसरों का भला होगा, अच्छी शिक्षा है, रोजगार है, दूसरे तमाम मुद्दे हमारे सामने इस वक्त खड़े हैं, चुनौतियां कई हैं, लेकिन हम आज भी जात पात में उलझे हुए हैं। इससे पार कैसे पाया जाएगा, और क्यों राजनीतिक दल उस तरफ सोच नहीं पाते? देखिए, राजनीतिक दलों का जो हाल है वो तो अभी आपको डिबेट में ही दिखाई दे रहा है। वो सब आपसी आरोप प्रत्यारोप में ही जुटे रहते हैं। हाँ। पहली बात कि अगर ब्राह्मणों की बात की जा रही, जैसे जो आंकड़े दिए गए, हाँ। ब्राह्मणों की अगर जिक्र करेंगे तो सब पर पूछा जाएगा। बीजेपी में मान लीजिए हाल बड़ा बेहाल है, तो कांग्रेस पार्टी का इतने सालों तक शासन रहा, उन्होंने क्या कितना बेहतर कर दिया। समाजवादी पार्टी के सत्ता रही, बसपा की सत्ता रही, उन्होंने क्या कर दिया। तो ये तमाम है, ये क्या अपना ऑडिट लेकर आएंगे कि ये क्या उन्होंने किया। दूसरी बात जो अहम है कि ब्राह्मण ही क्यों, सारी जातियों की जिक्र करिए। जब इस देश में तमाम जातियां, तमाम वर्ग रहते हैं, क्या उनके बेहतरी के लिए किस तरीके से, कौन किस दल के पास प्लान है। जब भी कोई दल विपक्ष में होता है, हम भूमिका आप देखिए, जब भी वो विपक्ष में होता है वो सिर्फ सवाल उठाने का काम करता है। कभी भी इस देश में विपक्ष का काम ऐसे सवाल उठाना, सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध करना दिखाई देता है। जो जनता की नजर से जनता यही समझती है कि विपक्ष ने एक अपना धर्म बना लिया है कि हम विरोध करना है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, विरोध के नाम पर विरोध, ये कितना जायज है। दूसरा, अगर आपके पास कोई क्या रचनात्मक कोई सुझाव है, वो किसी के पास सुझाव दिखाई नहीं देते। अगर होते तो निश्चित तौर से सुझाव पहले रखते, बजाय इस तरीके से तोहमतें लगाने के। और दूसरी सबसे अहम बात यही है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि सारे दलों की सत्ता रही है, कांग्रेस की रही, सपा की, बसपा की, बीजेपी की चल रही है, ये सारे दल, क्यों विकास की क्यों नहीं बात होती है। और जब भी जात की बात होती है तो इसका मतलब एकदम साफ है कि ये सियासी दल, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी अलग नहीं है, इस हमाम में सब एक जैसे हैं। और ये सारे लोग जो असल मुद्दे हैं उन पर कोई चर्चा शायद करना नहीं चाहते, उनको दबाने छिपाने के लिए जाति, मजहब, धर्म की बातें खूब की जाती हैं। और उसी का नतीजा यह है कि उत्तर प्रदेश देश के तमाम हिस्सों के मुकाबले बेहद पिछड़ा है, और यहां पर विकास की कभी जिक्र, हमेशा दर्द का बड़ा जिक्र होता है। आप हमेशा जब बात करेंगे, हम हमेशा जिक्र करते हैं तमाम दिक्कतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, तमाम दिक्कतें हैं। सेहत की क्या दिक्कत है इस वक्त कोरोना काल में, किस तरीके से आ रही है। ये सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं, ये हमारा पूरा सेहत का जो हेल्थ का पूरा डिपार्टमेंट है, पूरा तंत्र है, वो कई अरसों से, कई दशकों से बीमार चल रहा है। इसको किसने सुधारने की कोशिश की। तो बड़ी सवाल यही है कि सियासतदानों को सिर्फ अपने सियासी खेलों से मतलब है। ये सिर्फ तोहमतें लगा लेंगे, ये सिर्फ बचाव कर लेंगे, और जाति का मुद्दा उछाल कर जो असल मुद्दे हैं उनको छुपा लिया जा रहा है। और यही वो वजह है कि जनता ठगी जा रही है। इन सियासी खिलाड़ियों का खेल जारी है, जाति के आधार पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। गौरव, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन सदव कुछ कहना चाह रही है। सदव, आप अपनी टिप्पणी करें। जी सदव, कहिए अपनी बात। सदव जाफर, आप सुन पा रही हैं तो अपनी बात रखें। शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही उन तक, दोबारा संपर्क करते हैं। लेकिन गौरव, आपसे समझना चाहूंगा, क्या 2022 का जो विधानसभा चुनाव आने वाला है उसमें सबकी जो नजर है सिर्फ एक वोट बैंक पे है कि ब्राह्मणों को कैसे लुभाया जाए, और क्या ये ब्राह्मण वोट बैंक लगातार जिस तरीके से मजदूर पैदल चल रहे थे, सबसे पहले प्रियंका जी ने आगे बढ़कर कहा
हम बसें प्रोवाइड करने को तैयार हैं, लेकिन सड़क पर चलते हुए मजदूर हमसे नहीं जुड़ने जा रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने आगे बढ़कर प्रियंका जी ने काम किया। लगातार जहां जहां दलित उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, हर जगह लगातार जो है वो महिलाएं उतर के आगे आ रही हैं। ठीक है मैडम, मैं आता हूं आपके पास। आवाज बहुत देर में आपके पास जा रही है, यहाँ आप सुन नहीं पा रहे हैं, यहाँ कनेक्शन में कोई दिक्कत है। गौरव, आपके पास आऊंगा। क्या वोट बैंक जो है, दूसरी जातियों की बात नहीं हो रही, सिर्फ हम आज भी जात पात में उलझे हुए हैं। हमारे सामने चुनौतियां भी हैं, हमारे सामने समस्याएं भी हैं, एक रास्ता भी है, लेकिन हम उस पर नहीं चलते। हम आज भी उन्हीं सब चीजों में उलझे हुए हैं। रोटी कपड़ा मकान की बात नहीं हो रही, जात पात की बात हो रही है। देखिए, अगर आप भारत में चुनाव को देखें तो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, सारे राज्य जो हैं वो सब जातिगत जो समीकरण है उसी पे आधार पर चुनाव लड़ते हैं, जो कि एक बहुत ही पुरानी प्रैक्टिस हो चुकी है। और लेकिन जिस तरीके का 2020 में काफ़ी सारे बदलाव जनता की सोच में हुए हैं, काफ़ी सारे बदलाव, जो ये एक लॉकडाउन वाला जो पीरियड था, इस पीरियड के अंदर काफ़ी सारे लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट से इन चीज़ों को समझने की कोशिश करी है कि जिस तरीके की चीज़ें उनके देश में चल रही हैं, क्योंकि ऑफिसेज वगैरह वर्किंग में नहीं थे, कुछ ही सेक्टर्स थे जो स्टार्टिंग में काम कर रहे थे। उसके बाद मेरी भी जब लोगों से चर्चा होती है तो अब जनता इतनी बेवकूफ़ रही नहीं है, अब वो समझदार है कि वो किन किन पक्षों को वोट कर रही है, किस व्यक्ति को वोट कर रही है। और एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आई जो मैंने पिछली बार दिल्ली के जो चुनाव हुए थे उसमें भी मैंने नोटिस किया, मैंने पूरा उसको भी नजर में रखा। उसके बाद अब उत्तर प्रदेश के होने वाले हैं कि अब जनता कैंडिडेट का कैंडिडेचर भी देख रही है पूरा, कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है। जाति के आधार पर थोड़ा बहुत 10%, 15% से 20% चीज़ें डेफिनेटली रहती हैं और वो रहेंगी, क्योंकि जिस तरीके से ये आप अगर बिल्कुल इंसेप्शन पे चले जाओगे, जिस समय से ये भारत आज़ाद हुआ और तब से अब तक ये जातिगत राजनीति, तो एक तरीके का इन लोगों ने एक ऐसा एजेंडा बना दिया है कि अगर कहीं पे भी कोई जातिगत बात नहीं होती तो वो लगता ही नहीं है कि कोई पॉलिटिकल डिबेट हो रही है। क्या ये 2022 की हवा भी बनाई जा रही है? 2022 की डेफिनेटली हवा बनाई जा रही है। उसके अलावा बात करें अगर अदर पार्टीज की, कांग्रेस की बात करूं तो डेफिनेटली कोई काम नहीं कर रहे हैं ये लोग। ट्विटर पे बेसिकली जितना भी ये महिलाओं के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, किसी के खिलाफ भी आवाज उठा रहे हैं, मैं फॉलो सबको ही करता हूं, सारी पार्टीज के लोगों को करता हूं, सिर्फ ट्विटर पे दिख रहा है ये। हाँ, एक चीज जरूर मैं यहां पे मेंशन करना चाहूंगा कि क्राइम पहले भी उत्तर प्रदेश में इतना ही था और अभी भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उसका डेटा रहा है, लेकिन उसको निपटारा जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट ने किया है वो इस रिजीम के अंदर ज्यादा है राधा दिन पहले। और लास्ट में मैं अपनी बात को विराम दूंगा, एक छोटा सा शेर अर्ज करना चाहूंगा कि शर्मा वालियों, धर्मा वालियों, कर्मा वालियों, मेरी अर्ज करो परवान, मंदिर मस्जिद फिर बना लेना, पहले नफरत से जो तोड़े थे बना लो वो मकान। तो जातिगत समीकरण, जातिगत राजनीति से ऊपर उठे और भारत के भविष्य की तरफ सोचे, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा। ठीक है सदव, मैं आपके पास। मुझे हैरानी है कि इतने प्रबुद्ध होते हुए वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि सिर्फ ट्विटर पे हो रहा है। कांग्रेस पार्टी लगातार जमीन पे काम कर रही है। कोरोना के पूरे उसके बावजूद हम हर जगह पहुंच रहे हैं, डेलीगेशन पहुंच रही है, मिल रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। अभी लखीमपुर भी गए थे, अभी कल जो है वो हम आजमगढ़ में जहां दलितों की हत्या हुई है वहां पर गए हैं। लगातार जो प्रियंका जी के नेतृत्व में, अजय कुमार जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी रीच आउट कर रही है और इसको पॉलिटिकल एजेंडा से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। यह इंसानियत, बेसिक इंसानियत की बात है। राह चलते मजदूर किसी को नहीं दिखाई दिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी जी ने कहा कि हम उसको बस को प्रोवाइड करेंगे। लगातार जिस तरह से आशा बहनों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी तनख्वाहें रोकी जा रही हैं, उस पर कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई और किसी अन्य पार्टी ने आवाज नहीं उठाई। लगातार जिस तरीके से 108 हेल्पलाइन जो थी उसमें महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको लेकर लगातार हम सवाल कर रहे हैं। तो जाति के नाम पर पर्सनल अटैक कर आपको वो लगातार बीजेपी जो है वो एक ऐसे लूप में डाल देना चाहती है जहां आप अपनी सफाई देने लगे, सदब ये साबित करने लगे कि वो बेचारी नहीं है और क्योंकि वो संसद में खड़े होकर कभी बिलक बिलक के नहीं रोएंगी जैसे कि आदित्यनाथ जी रोते हुए पाए गए। लेकिन हम आवाज सड़कों पर हर जगह उठाएंगे। जितनी गिरफ्तारियां पिछली बार कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं ने दी है, ये खुद जाकर पता कर लें कि किस तरह से लोग लगातार सड़क पे उतर के, हम सड़कों से लेके संसद तक लगातार आवाज उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे, चाहे हम विपक्ष में रहें यूपी में, चाहे दिल्ली में, या फिर हम जब सत्ता में आएंगे। गौरव, आप जल्दी से टिप्पणी करें, मैं फिर आगे चलते ही काम कीर्ति के पास। लेकिन नवीन जी जैसे लोग आपको सिर्फ जाति के आधार पे, आपको बेचारी के आधार पे, पर्सनल अटैक के आधार पे उलझाए रखना चाहते हैं।
इसमें हम उलझने वालों में से नहीं है। ये सिर्फ उनके तरफ खाने वाली बात ठीक है, कि वो इस ठीक है तरह मैडम, से गौरव विचार जल्दी रखते से। हैं। देखिए, तो फिर मैं सदफ जी को बताना चाहूंगा कि अगर इतनी सारी चीजें ऑलरेडी कांग्रेस ग्राउंड लेवल पे कर रही है, तो आने वाले चुनावों को लेकर के आपको फिर अब इस पॉजिटिव पॉइंट पे ही अपना एजेंडा रखना चाहिए। आप लोगों को इतना डरना नहीं चाहिए, ना कि इसको जातिगत चीजों में लेकर आ जाना चाहिए कि ब्राह्मण वोट ज्यादा बीजेपी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है या दलित वोट ज्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। तो इस चीज को ध्यान रखें। ठीक है। कीर्ति, अगर आपको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों के इर्द गिर्द या उन पे सियासत कर रही है, तो आप लोग ये कहते हैं कि हमने काम किया था, काम बोलता है और हमने विकास किया था, आज विकास की बात क्यों नहीं होती? आज आप क्यों नहीं कहते कि आज जैसे अस्पताल है उनसे बड़े अस्पताल हम बनाएंगे अगर हमारी सरकार बनी? नहीं, हम तो लगातार कर रहे हैं। हम तो लगातार जितनी चीजें आपके सामने रखे हैं, वो लखनऊ के मेट्रो से लेकर के मेदांता अस्पताल से लेकर के इकाना स्टेडियम से लेकर के लखनऊ आगरा एक्सप्रेस से लेकर के और जितने भी वादे हमने कमिटमेंट किए थे जनता से, 55 लाख महिलाओं को 500 रुपया पेंशन देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। बच्चों को लैपटॉप देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में। हम रोजगार देने का काम अपनी सरकार में बहुत बड़े पैमाने पर किए थे और लगातार समाजवादी पार्टी ने विकास किया था और विकास का ही नारा दिए थे और आज भी हमारा एजेंडा विकास का है। लेकिन किसी के साथ अन्याय होगा, किसी के साथ अत्याचार होगा, किसी का शोषण होगा तो उससे और उसके परिवार के साथ समाजवादी पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता खड़ा रहेगा। तो किसके साथ अन्याय हो रहा है और आपको ऐसा क्यों लगता है कि किसी विशेष जाति को ही आधार बनाया जा रहा है? मैंने तो शुरू में सवाल खड़ा किया, उसका जवाब तो कोई नहीं। नवीन जी कह रहे हैं कि विष्णु कांड की जांच सुप्रीम कोर्ट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मामला भी उत्तर प्रदेश की सरकार को लेने गई। उत्तर प्रदेश की सरकार को लीपापोती कर रही थी विष्णु कांड पर। नहीं, तो अब तो निष्पक्ष जांच हो रही है ना, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में आयोग गठन किया गया। इसको मैनेज कर लिया जाए, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो जांच शुरू हुई। मैंने तो सवाल खड़ा किया, जो 2-3 सवाल पूछता हूँ मैं, तमाम डिबेटों में पूछता हूँ, इसका जवाब तो न कोई नहीं देता, न भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देता। मैं तो पूछ रहा हूँ खुशी दुबे का दोस्त क्या था? विकास दुबे की पत्नी नहीं षड्यंत्रकारी थी, लेकिन अमर दुबे की पत्नी जो 2 दिन पहले आज जो षड्यंत्रकारी हो गई। जो नाबालिग बच्चा मारा गया विकास दुबे का सहयोगी बता करके, उसका क्या दोष था? जो इनकाउंटर के नाम पर राजमगढ़ के अंदर एक राजभर का बेटा मारा गया, उसका क्या दोष था? मेरठ के अंदर जिस लड़के के इनकाउंटर हुआ उसका क्या दोष था? इन सब सवालों पे समाजवादी पार्टी लगातार सवाल खड़ा। ठीक है, नवीन श्रीवास्तव जवाब दीजिए अब इन तमाम सवालों का। देखिए, मैं सबसे पहले तो कीर्ति जी की बात का तो मैं जवाब देना चाहूंगा। आपने बहुत सारे विकास के काम गिनाए और उस विकास के बाद आप 230 सीट की विधानसभा में आपकी 2000 से 17 का आपको विधानसभा किसके साथ लड़ना पड़ा? जिस पार्टी चुनाव के पहले कहती थी कि 25 साल यूपी बेहाल, उसके साथ मिलकर आपने लड़ा और आप आ गए 45-50 सीटों पर। तो देखिए, सबसे बड़ी अदालत जनता है। आपने कितना विकास किया था, कितना नहीं किया था, उससे जनता ने तय कर दिया। रही बात, आप इस पर चर्चा नहीं करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो किसानों की सबसे प्रमुख नकदी फसल है गन्ना, चीनी मिलें कितनी आप और आपकी बुआ जी ने बेच दी निजी कंपनी को, इस पर आप चर्चा नहीं करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कितनी नई चीनी मिले, इस पर आप चर्चा नहीं करेंगे। 2017 में सरकार बनने के बाद योगी सर, जिस पे चर्चा कर रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए आप। नवीन जी, जिस पे वो चर्चा कर रहे हैं उसी का जवाब दे दीजिए आप। जाति विशेष का आयोग बन गए हैं, उस पर आप चर्चा नहीं करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में ईमानदारी से मेरिट के आधार पर जब भर्ती आ रही है तो उस पर आप चर्चा नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में किसानों के खाते में 1 लाख करोड़ से अधिक गन्ना किसानों को गया, उस पर आप चर्चा नहीं करेंगे। तो आप चर्चा किस पर करेंगे? आप जनाधारहीन हैं, आपके विकास की पोल खुल चुकी है, आप जनाधार खुल चुके हैं, इसलिए आप कभी परशुराम का नाम लेंगे, कभी भगवान श्री कृष्ण का नाम लेंगे। और रही बात, देखिए कांग्रेस की जो सदर जाफर जी, नहीं, उन्होंने जो सवाल किए सर, आप प्लीज आप उनका जवाब दीजिए। आप उन मुद्दों पे मत जाइए जिन पे वो बात नहीं कर रहे। आज वो जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए। उन्होंने पूछा कि जो वो शिवम दुबे, अमर दुबे की पत्नी के खुशी दुबे के विषय पूछा, तो इनको अगर संविधान पर भी भरोसा नहीं है तो इनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जब सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में सभी बिंदुओं पर जांच हो रही है, उस जांच का इंतजार करिए।
किस दिन का आप वो कर रहे हैं। और रही बात कि आप लोगों के साथ दुर्भाग्य है, आपकी सरकारों में अपराधियों की जांच देख के काम होता था, जांच देख के थाने से छोड़े जाते थे। आपकी सरकार में आप उद्देश्य मत दीजिए। और रही बात कांग्रेस सदस्य प्रदेश अध्यक्ष गिरफ्तार करे, कांग्रेस के 5 कार्यकर्ता सवाल नहीं है। ये कार्यकर्ता भी मुद्दा भी जनाधार भी पार्टी सदस्य होने से के माध्यम से उत्तर प्रदेश में आग लगाने का काम करते हैं। ये जातिगत भेदभाव पैदा करते हैं और सदर जाफर उसी कांग्रेस की संस्कृति की प्रतीक है जो आग लगाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो आग चली हुई, जो हिंसा हुई, मीडिया के लोगों पर आक्रमण हुआ, मीडिया की गाड़ियां जलाई गई, उसके सूत्रधार वही सदर जाफर है जो आज कांग्रेस की प्रतिनिधि के रूप में बैठी है। तो ऐसी सदर जाफर, ऐसी महिलाएं जिस पार्टी की प्रतिनिधि होंगी, प्रतीक होंगी। नहीं सर, व्यक्तिगत ना हो किसी के भी खिलाफ प्लीज। मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ, पैनल के सब जो गेस्ट हैं वो सम्माननीय है, किसी के प्रति भी इस तरह से आप व्यक्तिगत ना हो। ज्ञानेंद्र जी आपके पास मैं आता हूँ, आप दोनों को रोकूंगा। नहीं, एक एक करके नहीं बोलेंगे तो आप दोनों को छोड़ के मैं तीसरे के पास जाऊंगा। ज्ञानेंद्र जी आप बताएं कि क्या जो उत्तर प्रदेश का जो मतदाता है, क्या वो ये सोच के अब मतदान करेगा कि उसका जो जाति है उसका भला कौन कर रहा है या उसके खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है? क्या उसकी नजर में ये नहीं होगा कि उसके लिए अच्छा काम कौन कर रहा है, उसके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, अच्छा कॉलेज, रोजगार की अच्छी व्यवस्था कौन करेगा? क्या वो ये सोच पा रहा है या इसी सब में उलझा रह जाएगा? बिल्कुल, जैसे अभी गौरव जी ने अभी जैसे बात कही, आप गौरव जी ने भी चर्चा की थी, जिस तरीके से कोरोना का पीरियड, लॉकडाउन का पीरियड हुआ, हाँ। निश्चित तौर से जनता बड़ी होशियार हो चुकी है और ये जो सियासतदान हैं, जो सियासी खिलाड़ी जिस तरीके से चाहे टीवी के स्क्रीन पर दिखाई देते हो लड़ते झगड़ते या फिर विधान सभाओं के भीतर संसद में दिखाई देते हैं, जनता बड़ा अच्छे से जानती है हकीकत क्या है। क्योंकि ये पीछे ये दरअसल ये नूरा कुश्ती जो दिखाई देती है वो कोई मुद्दों की बात नहीं, चर्चा आरोप लगा देना और आरोप से बच लेना। हाँ। कोई जो सत्ता पक्ष है वो उसको सारा कुछ अच्छा दिखाई देगा, जो विपक्ष है उसको सिर्फ विरोधी दिखाई देगा। ये इसके अलावा जनता के जो मुद्दे हैं, कहाँ किसने जिक्र किया? हाँ। जनता को इस वक्त जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं क्यों इतनी बदहाल हैं, उन पर क्यों नहीं जिक्र होता है? सिर्फ सत्ता पक्ष पर आप ठीकरा फोड़कर बाकी दल अपने जिम्मेदारी से नहीं बच जाएंगे। सत्ता पक्ष को भी समझना होगा कि उसकी जिम्मेदारी सही मुकम्मल इलाज देने की है। लेकिन ये सब कुछ ऐसे एक दिन में नहीं हुआ, 3 सालों में 5 सालों में नहीं हुआ, ये दशकों से चल रहा है। तो ना स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं, ना उत्तर प्रदेश में शिक्षा की अगर व्यवस्था की देखी जाए उसमें भी बड़ी दिक्कतें चल रही हैं। क्यों नहीं जिक्र करते हैं, क्यों नहीं चर्चा होती है कि तमाम स्कूलों में जो फीस माफी को लेकर आज ही लखनऊ में अधिवक्ताओं को धरना देना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा, तमाम मुद्दे हैं। ये डर होगा ना कि एक दूसरे की पोल खुल जाएगी, बुनियादी मुद्दों पे किसने क्या काम किया था। बिल्कुल जाति जैसे मुद्दों को उठाकर अपनी तमाम खामियों को हर दल छिपाना चाहता है, जिससे जाति का मुद्दा सामने कर देते हैं और उसकी वजह से जो असल मुद्दे हैं वो ये लोग छुपा ले जाते हैं। ठीक है गौरव, वक्त की भी चूंकि कमी है, ठीक है, लेकिन क्या नसीहत देंगे मौजूदा राजनीतिक पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं, जो उनकी नीति होनी चाहिए, क्या जात पात से उठ के अपराधियों की जात देखने की बजाय उन्हें अब किस दिशा में आगे जाना चाहिए? देखिए, किसी भी राज्य में जनता जब वोट करती है तो वो जिस समय इंसान अपने घर से लेकर के, आप देखेंगे कि जब भी वोटिंग का जब भी समय होता है तो एक बहुत लंबी सी लाइन, इतनी कभी कभार गर्मियों में वोटिंग होती है, लोग इतनी मेहनत करके इतना कुछ सह करके वोट करते हैं। तो वो इसलिए करते हैं कि जो बुनियादी सुविधाएं एटलीस्ट, क्योंकि भारतीय राजनीति जिस तरीके की है उस राजनीति को देखते हुए तो जनता बड़ी चीजें की अपेक्षाएं करना गवर्नमेंट से छोड़ चुकी है। राजेश जी, मैं आपको क्लियरली बताऊं, और छोटी छोटी बुनियादी चीजें हैं जैसे कि सिवर हो गया, स्कूल हो गया, शिक्षा, आपका जो शिक्षा का स्तर है वो हो गया। आप इन चीजों को सिर्फ फोकस करें, बड़े किसी लाइमलाइट या किसी चीज के चक्कर में देखिए एक परसेप्शन बना रहे हैं कि हम जातिगत इस चीज को रूट कर देंगे, तो ये बेहद जरूरी है कि इस दिशा में सोचा जाए। वक्त की कमी है, मैं आपको रोकूंगा। शुक्रिया सदर जाफर हमें वक्त देने के लिए, नवीन श्रीवास्तव शुक्रिया, ज्ञानेंद्र शुक्ला आपका भी शुक्रिया, कीर्ति निधि, गौरव चंदेल, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो सवाल यही है कि आखिर बुनियादी मुद्दों पे बात कब होगी? अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, रोजगार, इन मुद्दों पे बात कब होगी? क्योंकि आज जात पात के जो मुद्दे हैं, ब्राह्मणवाद जो है या दूसरी जातियों के आधार पे जो सियासत हो रही है, उसमें कब तक हम उलझे रहेंगे? एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।